गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते भैया, नमस्ते, खुश रहो। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। एक दो चीजें बची हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लैनर वाला भी पोर्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल, ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर नमस्ते भैया, नमस्ते। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, राइट। और साथ साथ में मैंने बोला था क्वेश्चन के लिए भी कि मैं अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसके क्वेश्चन भी मतलब अल्टरनेट पे, जैसे एक दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो अगले दिन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 जुलाई से 1 तारीख से, ठीक है। शायद कल आपको अनाउंस भी कर दिया जाएगा बैच के बारे में, राइट। ठीक, तो 1 तारीख से होगा। तो आप में जिसको आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप देख लेना। फिर बाकी मैं यहाँ तो अभी मैं आपको जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस का, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ पहले, आप अभी तक जितना आप पढ़े हो या पिछली क्लास में, कल की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, आप बताओ उसमें कोई डाउट है या ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लैनर से ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ? वैसे क्वेश्चन मैंने खुद ही करवा दिए हैं आपको सारे, तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए, तो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो होपफुली आप क्वेश्चन कर लोगे सारे, ठीक है। तो 2-3 चीजें बची हैं, वो पढ़ना इसलिए जरूरी है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आप सभी लोग से एक चीज मैं कई क्लासेस से बोल रहा हूँ कि पिछले 3 या 4 एग्जाम से अब स्क्वायर प्लैनर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ हिस्टेरिक हिंडेंस हो गया, नेचर ऑफ मेटल, हमने देखा था अभी शायद 2020 वाले में नेचर ऑफ मेटल आया था, ठीक है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग लार्जर साइज, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल होती है उसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है। एक होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शांतनु, ठीक है। वो ये बोलता है कि जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एस और पी ऑर्बिटल में तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन रिलेटिवली, वर्ड को ध्यान से सुनो, रिलेटिवली डी और एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, एक्सपेंशन। तो जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ही सिस्टम क्या करेगा, बेटर अप्रोच करेगा उसको, ठीक है। और 5d ऑर्बिटल में फिर आपको लगेगा करे तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो गई, ये कैसे इंटरेक्शन होगा? सिंपल सी बात है, ओवरलैप जितना ज्यादा इंटरेक्शन, जितना बढ़िया ओवरलैप होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है इंटरेक्शन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगी। इसलिए जब आप 3D 4D 5D में आते हो ना, तो 5D में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। 3D का बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। 4D का बॉन्ड क्या होता है, मीडियम में आता है आपको। और आप एक चीज अगर इमेजिन करो आप, तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़े होगे कैटलिस्ट में, ज्यादातर जो आपको कैटलिस्ट दिखेंगे ना वो 4D सीरीज के होते हैं, 5D सीरीज 3D सीरीज के ज्यादा नहीं होते, क्योंकि 5D वाला बहुत ज्यादा इनर्ट हो जाता है, 3D वाला बहुत ज्यादा लेवाइल हो जाता है, 4D वाला इन दोनों के बीच में आता है। इसलिए ज्यादातर जो है 4D वाले मिलेंगे आपको। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 3D 5D का नहीं होता है, लेकिन आपको 4D का ज्यादा एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कोरिलेट करने का तरीका है, को आप ये भी ध्यान रख सकते हो, अच्छा ये सीरीज वाले ही क्यों ज्यादा कैटलिस्ट का तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो खैर, तो हमें क्या पढ़ना है आज उसको हम देख लेते हैं जल्दी से एक बार। देखो हमें 4 चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो हम इन चारों को खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन ये सारे फैक्टर पढ़ना जरूर आप, क्योंकि अब एग्जाम में ट्रांसपोर्ट के भरोसे मत बैठो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने आपको नेचर ऑफ मेटल वाला पढ़ाया था, देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। एक हमें पढ़ना है चार्ज इफेक्ट, राइट। दूसरा में पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और आपको सब बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ये, क्योंकि काफी चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं चार्ज इफेक्ट। और पता है इन फैक्टर से आपको इसका भी आइडिया लगेगा कि मैकेनिज्म कौन सी वाली है, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसका भी आपको आइडिया लगेगा, ठीक। चलो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर चार्ज इफेक्ट। मैं थोड़ा सा आपको डेटा लिखूंगा, डेटा को याद नहीं करना, बस डेटा से आपको थोड़ा बेहतर आइडिया लगेगा,
चार्ज इफेक्ट। देखो अगर मैं यहां पर ले लूं PtCl3NH3, ध्यान देखो PtCl3NH3 माइनस, और यहां ले लूं PtNH3 ट्वाइस Cl2, और यहां ले लूं PtNH3 थ्राइस Cl प्लस। तो देखो चार्ज क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज ऑन आराम से समझो, ठीक है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है +1, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं के एक्सचेंज, मतलब यहां पर एक्सचेंज कर रहा हूं किसके, Cl स्टार से। मतलब सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूं, जो यहां पर लीविंग ग्रुप है उसको मैं Cl स्टार से रिप्लेस कर रहा हूं। Cl स्टार का मतलब मान लो ये आइसोटोपिकली लेबल्ड Cl स्टार है, समझ में आया। फिर से ध्यान सुनो, मैंने यहां पर लिखा माइनस, यहाँ पे 0 चार्ज है कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे +1 है, ठीक, और मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि रेट ऑफ एक्सचेंज Cl को मुझे हटाना है किससे, Cl स्टार से। तो देखा यह गया कि इन तीनों के केस में जो के एक्सचेंज था ना लगभग सिमिलर था। मतलब अगर इसको मैं K1 मान लूं या ऐसे मान लूं, ये मान लो इसके लिए A कॉम्प्लेक्स है, ये B कॉम्प्लेक्स है, ये C कॉम्प्लेक्स है, तो के एक्सचेंज फॉर A कॉम्प्लेक्स, के एक्सचेंज फॉर B कॉम्प्लेक्स, के एक्सचेंज का मतलब रेट, राइट, ये तीनों के लिए क्या थी, सिमिलर। मतलब अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो तो चार्ज बढ़ने पर, देखो इधर माइनस था, इधर 0, इधर +1, तो जो रेट में फर्क आया है ना इनके, वो ज्यादा नहीं है, मतलब लगभग क्या है, सिमिलर है रेट। मतलब रेट में आपको ज्यादा चेंज दिख ही नहीं रहा है। अगर आप डेटा लिखना चाहो तो मैं डेटा लिख देता हूं, याद नहीं करना, डेटा से आपको थोड़ा आइडिया ये रहेगा कि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहां जो है, देखो इधर पहले केस में जो यहां पे आता है के एक्सचेंज, यहां पे आता है एक मिनट, यहाँ पे मैं, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आता है 1.5 इंटू 10⁻³ या छोड़ो डेटा लिखने के लिए, ऐसे ऐसे ही कंपेयर कर लो आप। यहाँ -1, राइट, यहाँ 0, यहाँ +1, तो जो के एक्सचेंज का रेट है इनमें क्या था, सिमिलर। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब है चार्ज का रेट ऑफ एक्सचेंज पे ज्यादा असर नहीं है, ये तो मतलब हुआ भाई। अगर ये डेटा आ रहा है कि आप एक पे माइनस चार्ज रखे हो, एक पे 0 चार्ज रखे हो, एक पे प्लस, तो चार्ज का रेट पे ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं है। ये बात सही है कि नहीं, बताओ। अगर यही काम आप किसमें करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में, ध्यान सुनो, सेम ही रिएक्शन अगर आप कराते, या एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं यहाँ पे, देखो डेटा भी मैं साथ में दे देता हूं आपको। अगर यहाँ पे लिखो PtCl4 2 माइनस, PtCl3 NH3 माइनस, PtNH3 ट्वाइस Cl2, और यहां पर PtNH3 थ्राइस Cl प्लस, और यहां पर अगर हम लिखें T हाफ फॉर इक्वेशन रिएक्शन, T हाफ फॉर इक्वेशन रिएक्शन, तो इधर से इधर जाने पर इधर होता है 300 मिनट, और इधर जो होता है 700 मिनट। मतलब यहां पे रेट क्या है, फास्ट, यहां पे रेट क्या है, स्लो, राइट। सेम इसी तरह का यहां पे क्या, वाटर एक्सचेंज, सेम इसी तरह का अगर वाटर एक्सचेंज आप कराओ किसके लिए, COCl, ध्यान समझना, NH3 5 2 प्लस, CO NH3 4 Cl2 प्लस, अगर इसके लिए आप रेट लिखोगे ना K, तो यहां जो डिफरेंस आता है ना इनके बीच में, वो लगभग 10⁻³ टाइम्स का होता है। अब समझो इसको, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको।
अगर आप स्क्वायर प्लेनर में चार्ज को घटाते हो बढ़ाते हो तो आपका चाहे वाटर एक्सचेंज की बात करो या लिगैंड को सब्स्टिट्यूट करने की बात करो, ये देखो ये 300 मिनट है, ये 700 हुआ, कितने गुना बढ़ा? लगभग 2 गुना बढ़ा है ना। लेकिन अगर आप यही ऑक्टाहेड्रल में कराते हो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर यही ऑक्टाहेड्रल में कराते हो या के इक्वेशन ऑक्टाहेड्रल में कराते हो, हाइड्रोलिसिस ऑक्टाहेड्रल में कराते हो, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे +1 है, इसमें डिफरेंस पता है कितने का? तो लगभग 10 की पावर 3 10, मतलब कितना? 1000 गुना डिफरेंस आता है रेट का। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन निकला कि ऑक्टाहेड्रल में तो चार्ज का असर पड़ता है किस पे? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में चार्ज का इतना असर नहीं पड़ता। यही तो मतलब हुआ, बोलो। ऑक्टाहेड्रल में चार्ज का इफेक्ट आपको ज्यादा दिखता है, लेकिन आपको स्क्वायर प्लेनर में चार्ज का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ लगभग क्या है, सिमिलर 2 गुना बढ़ी है बस, मतलब आपने -2 से +1 चार्ज ले गए हम कॉम्प्लेक्स पे, तो सिर्फ 2 ही गुना चेंज हुआ है हमारा। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी पहले वाले केस में क्या है, सिमिलर रेट है, यहाँ चार्ज का डिफरेंस है, यहाँ -1 है, 0 है, +1, लेकिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है क्या होता है? सिमिलर। इसका कंक्लूजन तो यही निकलेगा ना कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, जबकि ऑक्टाहेड्रल में ये बहुत ज्यादा क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है? बताओ, बोलो, ये बात समझ में आई कि स्क्वायर प्लेनर में जो चार्ज का इफेक्ट है ना, कि आप -1 कर दो 0, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में फर्क पड़ता था, राइट? यहां सिंपल हम लिख सकते हैं एक लाइन, तो आपको इससे मैकेनिज्म का आइडिया लगेगा। देखो, यहां लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस is largely independent या बोल सकते हैं लेस सेंसिटिव ओवर चार्ज। ऑक्टाहेड्रल में ऐसा नहीं था। ऑक्टाहेड्रल में क्या था? जो डिफरेंस था क्या था? वो बहुत ज्यादा। अब आप याद करो ऑक्टाहेड्रल वाला, ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंस ज्यादा क्यों था? क्योंकि वहां पर जो पाथवे था क्या था? वो डिसोसिएटिव। अब समझो यहाँ पे रेट में ज्यादा डिफरेंस क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ध्यान सुनो, +2 चार्ज होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, +1 चार्ज होगा बॉन्ड वीक होगा, ये जल्दी से रिप्लेस नहीं होगा, ये जल्दी से रिप्लेस होगा। यहाँ रेट क्या होगी? ज्यादा, यहाँ रेट क्या होगी? कम। तो ऑक्टाहेड्रल में क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वहां पे क्या था? डिसोसिएटिव पाथवे। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब यहाँ डिसोसिएटिव पाथवे नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर स्क्वायर प्लेनर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करता, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे थे, आपका रेट जो है बहुत तेजी से क्या हो जाता? कम हो जाता। सही बात है कि नहीं भाई? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, मेटल लिगैंड बॉन्ड उतना क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। तो अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता, तो मेटल लिगैंड बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होता तो जल्दी से टूटता नहीं। अगर जल्दी से नहीं टूटेगा तो रेट क्या हो जाना चाहिए था? बहुत ज्यादा स्लो। लेकिन रेट में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में था। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, इन डेटा से क्या बोल सकते हो आप कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है स्क्वायर प्लेनर में डिसोसिएटिव को अगर फॉलो करती होती, तो डिफरेंस इस एक्सटेंट में आना चाहिए था। यहां तो लगभग सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब डिसोसिएटिव पाथवे नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही रेट क्या हो जाएगी? स्लो। और स्लो रेट जो होगी ना, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। यहाँ तो लगभग 2 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, ऐसे हो रहा है रेट। और इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो एक में क्या होता है ना 3.5, एक में 1.5, एक में 2 ऐसे आता है। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकालते हो आप? यहां से कंक्लूजन ये निकालते हो कि चार्ज का असर अगर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब डिसोसिएटिव पाथवे नहीं है। क्योंकि अगर चार्ज का इफेक्ट होता, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता रेट उतनी ही स्लो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता रेट उतनी ही फास्ट। और जो स्लो और फास्ट में डिफरेंस होता ना, वो 1000 ऑर्डर का होता, 10 की पावर 3 का ऑर्डर होता है, 10 की पावर 4 का ऑर्डर होता है, 10 की पावर 5 का ऑर्डर होता। यहाँ लगभग सिमिलर है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है
कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है किसको फॉलो करता है, वो डिसोसिएटिव पाथवे को। समझ गए? तो यहां पे मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन do not follow dissociative pathway। बस ये ध्यान रखना है आपको, क्यों डिसोसिएटिव को फॉलो करता है तो चार्ज का इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देता। समझ गए ना? एसोसिएटिव तो होता ही है, एसोसिएटिव तो होता ही है ना, ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। डिसोसिएटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर डिसोसिएटिव होता तो जो रेट में डिफरेंस आ रहा था, वो रेट में डिफरेंस उसी ऑर्डर का होना चाहिए था जो ऑक्टाहेड्रल में था। यहां तो उस ऑर्डर का ही नहीं, यहां तो सिमिलर है, तो डिसोसिएटिव तो हो ही नहीं सकता। एसोसिएटिव तो है ही है, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। इसका मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है वो डिसोसिएटिव से नहीं समझाई जा सकती, तो बचा क्या फिर? अगर डिसोसिएटिव से नहीं हो सकता तो क्या बचा फिर? एसोसिएटिव ही तो बचा। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो, या तो एसोसिएटिव बोलोगे आप, या तो आप बोलोगे इंटरचेंज एसोसिएटिव पाथवे। डिसोसिएटिव मत बोलना, क्योंकि जो डिफरेंस आना चाहिए चार्ज इफेक्ट का वो इसमें आता ही नहीं है, इसका मतलब डिसोसिएटिव नहीं है ये। समझ गए ना? क्लियर है बात? तो जैसे हमने चार्ज इफेक्ट पढ़ा था ना ऑक्टाहेड्रल में कि चार्ज बढ़ा दोगे तो रेट बहुत ज्यादा बदल जाता है, यहां ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये डिसोसिएटिव नहीं है। जल्दी देंगे भैया, जल्दी। ठीक है, राइट? ये बात समझ में आई हो? तुम लोग आगे चले बताओ, ये बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, अब चलो दूसरे इफेक्ट पे आते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इफेक्ट, तो पहले वाले इफेक्ट से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो चार्ज पे क्योंकि लगभग इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये डिसोसिएटिव को फॉलो नहीं कर सकता, या तो एसोसिएटिव होगा या तो इंटरचेंज एसोसिएटिव होगा। समझ गए ना? तो जैसे आपको देगा ना कि PtCl4 2 माइनस या 0 या -1, तो अगर आपसे पूछेगा रेट, तो रेट क्या लिखोगे? सिमिलर, ज्यादा फर्क नहीं आता इनमें। ठीक, देखो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ध्यान समझो, यहां लिखता हूं मैं न्यूक्लियोफाइल। देखो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ी थी जिसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? पोलराइजेबिलिटी। ये पढ़े हो कि नहीं? ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने ये, है ना? पढ़े हो कि नहीं? ये जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जितना बेटर न्यूक्लियोफाइल उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, राइट? तो अगर हम यहां कंपेयर करें, देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे प्लेटिनम सेंटर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं X4, ध्यान सुनना मेरी बात, 2 माइनस, और हमारे पास यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप है I माइनस, सॉरी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस। तो पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो अगर आप मैं पूछूं कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर आप लिखो, इस सिस्टम में से x को हटा के I लगाना है, Br लगाना है, Cl लगाना है, तो किस वाले में रेट सबसे ज्यादा होगा? आयोडाइड की प्रेजेंस में रेट सबसे ज्यादा होगा, Br की प्रेजेंस में रेट सबसे ज्यादा होगा, या Cl की प्रेजेंस में रेट सबसे ज्यादा होगा? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो स्क्वायर प्लेनर में, तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रेट उतना क्या होगा? फास्ट। न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा या खराब होगा किससे डिसाइड करते हो आप? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से।
न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी पोलराइजेबिलिटी पे। पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसमें से सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है? आई माइनस है ना, तो रेट क्या हो जाएगा? आई माइनस के लिए सबसे ज्यादा रेट, बी आर माइनस के लिए उससे कम रेट, सी एल माइनस के लिए सबसे कम रेट। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक पहला पार्ट हमारा है न्यूक्लियोफिलिसिटी के टर्म में, बेटर द न्यूक्लियोफाइल मोर विल बी द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा फैक्टर देखो, जब आप न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड करते हो ना, तो देखो यहां पे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल को हमने दो टर्म में डिवाइड किया। एक हमने डिवाइड किया न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सल्फाइड या O माइनस, तो इसको लिखोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, PPS3 या NH3, तो क्या लिखोगे आप? PPS3। अगर मैं आपसे पूछूं I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, तो दो, जब आप स्क्वायर प्लेनर में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखोगे ना, तो आपको दो फैक्टर एक साथ पढ़ना है। एक तो जो आप नॉर्मली पढ़ते हो कि जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रेट उतना क्या होगा? अच्छा होगा। दूसरा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये कितना इफेक्ट करता है ट्रांजिशन स्टेट को। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन ट्रांजिशन स्टेट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप सिर्फ इस टर्म में नहीं देखना है। जैसे हमने ट्रांस इफेक्ट पढ़ा था ना, तो ट्रांस इफेक्ट हमने बोला था दो टर्म पढ़ने में, ट्रांस इन्फ्लुएंस और काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। इसलिए जब आप इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखोगे, उसमें भी आपको दो टर्म देखना है। एक देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, जो कि पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, वो यहां से कर लोगे। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करते समय आपको ये भी देखना है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो ट्रांजिशन स्टेट पे कितना असर डाल रहा है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। ये जरूरी नहीं कि अच्छा वो क्या हो, उसकी पोलराइजेबिलिटी ही ज्यादा हो। रेट सिर्फ पोलराइजेबिलिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ही डिपेंडेंट नहीं होगी। रेट इस पे भी डिपेंड करेगी कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो जब टीवीपी इंटरमीडिएट बनाएगा तो वो इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है। क्योंकि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन के लिए उतनी क्या होगी? कम। रेट उतना क्या होगा? फास्ट। तो आपको दो पैरामीटर पे ध्यान रखना है, एक इस वाले पे, एक इस वाले पे। क्योंकि देखो, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मोर द पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, मोर द पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इनकमिंग लिगैंड या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा? मोर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ टीवीपी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं कि नहीं? पहले बताओ, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा है? जब आप फिर से सुन लो पूरी बात में, फिर से उसको एक बार रिवाइंड कराता हूं। देखो, जब भी आप इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, आपको दो चीजें देखनी होती हैं। अच्छा अगर न्यूक्लियोफाइल है तो जल्दी से अटैक कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन आपको न्यूक्लियोफाइल के एक नेचर को और देखना है। वो नेचर क्या है? कि जो आपका टीवीपी इंटरमीडिएट है या जो आपका टीवीपी ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल अच्छे से पाई बॉन्डिंग करता है, अच्छे से पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट की एनर्जी को उतना कम कर देगा। तो वो भी क्या करेगा? एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। तो आपको पाई एक्सेप्टिंग बिहेवियर भी देखना है और पोलराइजेबिलिटी भी देखनी है। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ ये बिहेवियर देख के नहीं डिसाइड करना, आपको ये भी देखना है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कितना अच्छा पाई एक्सेप्टर है। जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा, टीवीपी उतना स्टेबल, वो जितना स्टेबल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम, तो रेट उतनी क्या होगी? ज्यादा। इसलिए दोनों पैरामीटर देखना है। समझ में आ रही है बात? पहले बताओ, ये बात समझ में आई सबको? जब आप न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट देखोगे तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी तो देखोगे ही। न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे डिसाइड करोगे? डिसाइड करोगे कि कितना बड़ा साइज है, कितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है।
साथ में आप न्यूक्लियोफाइल के एक कैरेक्टर को और देखोगे। वो कैरेक्टर क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी कितनी ज्यादा पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, क्योंकि पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट उतना ही स्टेबल होगा। वो जितना स्टेबल होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी उतनी कम, रेट उतना क्या होगा ज्यादा होगा। तो रेट इस पे भी डिपेंड करेगा, या न्यूक्लियोफाइल की वजह से रेट इस पे भी डिपेंड करेगा कितना अच्छा पाई एक्सेप्टर है। तो सिर्फ एक पैरामीटर को नहीं देखना, इस वाले पैरामीटर को भी देखना है न्यूक्लियोफाइल में। समझ रहे हो? राइट। तो यहां मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो लिखता हूं देखो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ टीवीपी इंटरमीडिएट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ टीवीपी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मोर द, जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना क्या होगा, लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी, लेसर द ईए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो क्या होगा, फास्टर द रेट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि Cn माइनस, ध्यान सुनो, Cn माइनस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, SCN हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, किस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रेट ज्यादा होगी? अगर मैं आप कहूं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एक बार हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस, एक बार इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है SCN माइनस, किसकी प्रेजेंस में रेट ज्यादा होगी? इस न्यूक्लियोफाइल में रेट ज्यादा होगी या इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रेट ज्यादा होगी? किस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? बताओ कौन अच्छा पाई एक्सेप्टर है? ये अच्छा पाई एक्सेप्टर है कि ये अच्छा पाई एक्सेप्टर है? ये है गुड पाई एक्सेप्टर या स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिख सकता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। ये क्या है, वीक पाई एक्सेप्टर, राइट। अगर वीक पाई एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल टीवीपी इंटरमीडिएट, टीवीपी इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, मोर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन, तो रेट क्या हो जाएगी, स्लो, स्लो रेट। यहां क्या होगा, जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर है उतना ही मोर स्टेबल टीवीपी, लेस एक्टिवेशन एनर्जी, लेस ईए, फास्टर द रेट। तो जब भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी देखोगे ना, सिर्फ पोलराइजेबिलिटी मत देखना, आप खुश रहो भैया, आप ये भी देखोगे कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कितना अच्छा पाई एक्सेप्टर है। मतलब ओवरऑल जब आप न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लिखोगे देन यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ द प्रॉपर्टीज, पोलराइजेबिलिटी एज वेल एज पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। पाई एक्सेप्टर देखो, पाई एक्सेप्टर अगर होगा तो जो मेटल पे इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ना। देखो टीवीपी हमने ये बनाया था ना, इधर सुनो, ये बना था टीवीपी। अगर यहाँ पाई एक्सेप्टर होगा तो मेटल पे जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा यहां से यहाँ। और जितना ज्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा उतना अच्छा पाई बॉन्डिंग, जितनी अच्छी पाई बॉन्डिंग उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है जी। अब Cn माइनस, Cn माइनस में अच्छा पाई एक्सेप्टर कौन है, Cn माइनस। अरे Cn माइनस इसलिए है क्योंकि कार्बन किसका मेंबर है, सेकेंड पीरियड का, राइट। तो बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा ये, गुड ओवरलैपिंग। SCN माइनस अगर करोगे, ये किसका मेंबर है, थर्ड पीरियड का, इसकी ओवरलैपिंग अच्छी थोड़ी होगी, पुअर ओवरलैप। तो ये अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, इसलिए ज्यादा स्टेबल करेगा टीवीपी को, ये कम स्टेबल करेगा टीवीपी को, इसलिए इसके केस में रेट क्या होगी, फास्ट, इसके केस में रेट क्या होगी, स्लो। इसका मतलब ये क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल, और ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल या बैड न्यूक्लियोफाइल। बताओ ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखोगे, आप पोलराइजेबिलिटी भी दिमाग में रखोगे,
आप पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी दिमाग में रखोगे, तभी आप प्रॉपर ऑर्डर बता सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि जो पाई एक्सेप्टर है वो कहीं ना कहीं वो भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक। नो, ऑक्टाहेड्रल में न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कहां डिपेंड करता है? ऑक्टाहेड्रल में देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे तो डिपेंड तब करेगा ना जब एसोसिएटिव पाथवे होगा। भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो आप, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? डिसोसिएटिव पाथवे। डिसोसिएटिव में तो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। डिसोसिएटिव में तो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। लीविंग इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब है ही नहीं वहां पे। ये एसोसिएटिव है, तो यहाँ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ मतलब है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग शांतनु। यहाँ पर पाथवे क्या एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में ही तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, डिसोसिएटिव में कहां डिपेंड करता है? तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए मतलब नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट फॉलो डिसोसिएटिव पाथवे। जहां डिसोसिएटिव है ना, वहां इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होता। समझ गए? तो जब भी आप, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, जब भी आप लिखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर या इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप जब भी लिखोगे सब्स्टिट्यूट स्क्वायर प्लेनर में, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल जब भी लिखोगे आप स्क्वायर प्लेनर में, आप पोलराइजेबिलिटी भी ध्यान रखना है आपको, पोलराइजेबिलिटी भी ध्यान रखना है, और साथ में पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, बिना दोनों को कोरिलेट के आंसर मत करना। पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ये दोनों को करोगे तब आपको एक्चुअल ऑर्डर मिलेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। समझ गए? तो गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में। मैं ओवरऑल ऑर्डर लिख देता हूं, याद रहेगा तो याद कर लेना, नहीं कोई बात नहीं। फिर एक दो क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, ठीक है? लिख लो यहां। देखो दोनों को मिक्स करके ऑर्डर है OH माइनस वाटर, Cl माइनस NH3, एल्कीन, एनिलीन, एनिलीन, पिरीडीन, Br माइनस NO2 माइनस N3 माइनस HCN माइनस I माइनस TuR3P। यह है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। और यहीं पर Cn के पास में यही लिख देना, इसके यहां लिख देना Cn माइनस, ठीक है? यह है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। इसमें दोनों पैरामीटर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर प्लेटिनम 2, ये ऑर्डर है, ये कंबाइन है। यहां पर ये भी फैक्टर देखा गया, ये भी फैक्टर देखा गया, ठीक है? आपको पूरी सीरीज भले ना याद रहे, लेकिन इतना तो आप जान सकते हो ना कि अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हाईलाइट वाला ऑर्डर जरूर ध्यान रखना। Cl से ज्यादा किसका है? Br का। Br ज्यादा किसका है? I माइनस का, ठीक है? I माइनस ज्यादा किसका है? Cn का, ये ध्यान रखना। तो कॉमनली आपसे ना क्वेश्चन जो है वो साइनाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड को लेके ही पूछेगा। इतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप हाईलाइट वाले ऑर्डर को ध्यान रखना। जैसे देखो अभी एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, तो आपको थोड़ा और आइडिया समझ में आएगा। तो जब भी आप न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे, दो चीजों पे ध्यान रखना है, पोलराइजेबिलिटी फैक्टर को भी ध्यान रखना है, और साथ में पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, तभी आप एक्चुअल ऑर्डर लिख सकते हो। अब देखो जैसे मान लो यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो फॉर PtCl4, या ऐसे लिखता हूं, फॉर PtCl4 2 माइनस, या ऐसे लिखता हूं PT, या एग्जाम्पल लेता हूं मैं,
डाई इन, और यहां पे लेता हूं मैं एक्स को एक ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कर देता हूं प्लस प्लस यहाँ पे y माइनस, और यहां पे बना रहा हूं पीटी डाई इन y प्लस एक्स माइनस, ये रिएक्शन है। और यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है y माइनस, हमारा है Cn माइनस ले लेते हैं, एक Br माइनस ले लेते हैं, Cl माइनस ले लेते हैं, और I माइनस। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ y माइनस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, क्या होगा? ये ऑर्डर सही होगा I माइनस Br माइनस Cl माइनस Cn माइनस, या ये ऑर्डर सही होगा Cn माइनस I माइनस Br माइनस Cl माइनस। सी ऑप्शन आपका हो सकता है Cn माइनस Br माइनस I माइनस Cl माइनस, और डी हो सकता है I माइनस Cn माइनस Br माइनस Cl माइनस। सिंपल क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर आपको बताना है कि y का ऑर्डर क्या होगा। y आपका क्या है? इनकमिंग लिगेंड, ये न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग लिगेंड। तो आप बता सकते हो कि किस वाले न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रेट ज्यादा होगा, किस वाले न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रेट कम होगा। अभी पीछे हमने ऑर्डर देखा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी या सी? आंसर हो जाएगा दिस वन। कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? हाँ भैया, क्या क्वेश्चन है बताओ। तो ये ध्यान जरूर रखना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही बताया, गुड, ठीक है। ये बात सारे लोग को समझ में आ रही है, जितने लोग अभी प्रेजेंट हो सबको समझ में आ रहा है ये? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा और न्यूक्लियोफाइल दे देगा तो आप रेट लगा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। ओके ओके, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, थैंक यू। आगे चलें। चलो, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का इफेक्ट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। या लीविंग न्यूक्लियोफाइल या लीविंग लिगेंड। जरा एक बात बताओ मुझे, अगर कोई रिएक्शन, ध्यान सुनना, अगर कोई रिएक्शन डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती, मान लो कोई रिएक्शन अगर डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती, तो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है किसमें? स्लो स्टेप में। तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती, रेट उतना क्या होता? स्लो। और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस जितनी कम होती, रेट उतना क्या होता? फास्ट। लेकिन ये कब होता? जब किसको फॉलो करता? डिसोसिएटिव पाथवे को, है ना। जब किसको फॉलो करता? डिसोसिएटिव पाथवे को, है ना। नहीं, ऐसा इतना कुछ नहीं है, बड़ा नॉर्मल है, ठीक है। अब ध्यान समझो पहले इधर। अगर मैं ये बोलता कि मान लो लीविंग ग्रुप हमारे पास है, लीविंग ग्रुप अच्छा बॉन्ड बना सकता है, लीविंग ग्रुप खराब बॉन्ड बना सकता है। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा या खराब बॉन्ड बना सकता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का इफेक्ट रेट पे दिखाई देता हमें, लेकिन कब? जब स्लो स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती, मतलब जब कौन सा पाथवे होता है? डिसोसिएटिव। अभी हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन में जो पाथवे होता है क्या होता है? वो एसोसिएटिव। तो आपको क्या लगता है कि लीविंग ग्रुप का नेचर बदलने से ज्यादा कुछ असर दिखाई देगा आपको? ऐसा नहीं कि असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्या ज्यादा कुछ असर दिखाई देगा? खुद से सोचो आप कि अगर, क्योंकि एसोसिएटिव पाथवे में तो
बॉन्ड ब्रेकिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होती ही नहीं है। तो क्या लीविंग ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने से, लीविंग ग्रुप को वीक करने से आपको ज्यादा चेंज दिखाई देगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल कांस्टेंट होगा, लेकिन आपको ज्यादा असर नहीं दिखेगा। दिखेगा लेकिन इतना असर नहीं दिखेगा जैसे आपको कहां दिखता है, जैसे आपको दिखता था किसमें, डिसोसिएटिव में। तो उतना चेंज आपको नहीं दिखेगा। हाँ, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब चलो एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, ठीक है। तो आप इजीली जो है लिविंग ग्रुप का आइडिया ले लोगे। एक बात बताओ, देखो इधर, अगर मान लो हमारा, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मान लो हमारा लिविंग ग्रुप, ध्यान सुनो, यहां पे लिखता हूं मैं एक्स, इधर में लिखता हूं वाई, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। अब समझना, लिखना मत। अगर ये लिविंग ग्रुप गुड सिग्मा डोनर है, गुड सिग्मा डोनर, तो आप बताओ अगर ये गुड सिग्मा डोनर है, तो आप एक चीज पढ़े हो ना, टीवीपी, ध्यान सुनो, टीवीपी इंटरमीडिएट पढ़ते हैं हम लोग, टीवीपी इंटरमीडिएट। यहां पर एक्स, यहां पर वाई, यहां पर टी, इसको हमें हटाना है। अगर एक्स हमारा गुड सिग्मा डोनर होगा तो ये बॉन्ड अच्छा बनाएगा कि नहीं, बताओ। अगर हमारा एक्स जो है अच्छा सिग्मा डोनर हुआ तो ये जो टीवीपी इंटरमीडिएट है यहीं से तो निकलता है ये, इसके बाद स्क्वायर प्लेनर में जाता है, फिर हट जाता है ये। तो क्या बताओ कि ये अगर ये अच्छा सिग्मा डोनर होगा तो ये बॉन्ड अच्छा बनाएगा कि खराब? अच्छा बॉन्ड बनाएगा ना। अगर अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो क्या ये जल्दी से निकलेगा? अगर हमारा लिविंग ग्रुप, ठीक है, शुरुआत की प्रोसेस में उसका कोई रोल नहीं है, स्लो स्टेप में नहीं आया, लेकिन टीवीपी से, टीवीपी इंटरमीडिएट में इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, वहीं से तो ब्रेक होके बाहर निकलता है ये। तो अगर ये अच्छा डोनर हुआ तो क्या ये जल्दी से बाहर निकलेगा यहां से? बोलो नहीं ना। तो अगर अच्छा सिग्मा डोनर हुआ तो क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? अगर ये अच्छा सिग्मा डोनर हुआ तो क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, बताओ यस या नो? नहीं। तो अगर हमारा कैसे पता करोगे कि लिविंग ग्रुप अच्छा है? अगर अच्छा सिग्मा डोनर हुआ तो क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप। अभी आप सीरीज में लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप। और देखो, गुड पाई बॉन्डिंग लिगेंड या लिविंग ग्रुप। दूसरा देखो, अगर ये सिग्मा डोनर की बजाय मान लो अच्छा पाई बॉन्ड बनाता हो, मान लो इसको हमें हटाना है, लेकिन ये अच्छा पाई बॉन्ड बनाता है, यहां मैं लिख देता हूं एम एल एल, यहां पर एल एल टी एक्स वाई। अगर ये एक्स हमारा अच्छा पाई बॉन्ड बना है, मान लो ऐसे पाई बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, पाई बॉन्ड में पाई एक्सेप्टर पाई डोनर दोनों सकता है, तो क्या ये यहां से जल्दी निकलेगा? एक्सेप्टर डोनर कुछ भी कर दो यार, उससे क्या फर्क, एक्सेप्टर कर दो, एक्सेप्टर करोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेप्टर डोनर कुछ भी, पाई बॉन्ड बनाए बस, नहीं ना। इसका मतलब अगर अच्छा अच्छा पाई बॉन्डिंग होगा तब भी क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप। देखो आईडीएस में ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिगैंड की बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती एसोसिएटिव में, लेकिन टीबीपी इंटरमीडिएट में तो है। तो अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो टीबीपी से क्या जल्दी रिमूव होगा, नहीं। इसलिए जब भी आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखोगे ना, तो आप किसकी बात करोगे, फिर आप बात करोगे कौन अच्छा पाई बॉन्ड बनाता है या फिर कौन अच्छा सिग्मा डोनर है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि, अगर मैं बोलूं कि सी एन माइनस, ध्यान सुनना मेरी बात, सी एन माइनस और सी एल माइनस में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? अगर हमारे पास प्लेटिनम 2 है और ये लिविंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप ये है, एक लिविंग ग्रुप ये, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा बताओ? ये तो सिर्फ सिग्मा डोनर है, ठीक ठाक ना। क्या अच्छी पाई बॉन्डिंग करता है? ये गुड पाई क्या है, गुड पाई एक्सेप्टर है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हुआ?
Cl। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? अच्छा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? Cn माइनस। तो मतलब यही है, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो खराब लीविंग ग्रुप होगा। बोल सकते हो ना इस तरह? अरे जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा खराब लीविंग ग्रुप होगा। ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं है, बट ऐसा ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो यहां देखो, ये है गुड लीविंग ग्रुप और ये है पुअर लीविंग ग्रुप। समझ गए? तो जब भी आप लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखोगे, आप देखना कि वो किस, आप ये मत ध्यान रखना कि आरडीएस में इन्वॉल्व होता है, वो तो होता ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो इंटरमीडिएट है वहां से निकलना है इसको। अच्छा डोनर होगा तो नहीं निकल पाएगा, अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा तब भी नहीं निकल पाएगा। समझ गए? तो ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप में लिख देता हूं इधर प्लेटिनम 2 के लिए, वो ध्यान रखना। यहां लिखता हूं मैं, इधर मैं लिखता हूं ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ये ऐसे लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप फॉर प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस या प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस। तो जो जनरली ऑर्डर होता है ना, ये होता है NO2 माइनस, सॉरी NO3 माइनस वाटर, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SCN माइनस, Cn माइनस। राइट? ये है ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप। राइट? प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस में ये लागू होगा, ठीक है? जो प्लेटिनम 2 के कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें लगाओगे आप, ये कॉमन ऑर्डर है। समझ गए ना? पता है यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर टीवीपी इंटरमीडिएट, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और टीवीपी इंटरमीडिएट में क्योंकि पाई बॉन्डिंग भी साइमल्टेनियस होती है, तो अगर अच्छा पाई बॉन्डिंग होगा तो सिंपल सी बात है, वो अच्छा पाई बॉन्ड करेगा तो जल्दी से रिमूव नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर आपको डिफरेंट आएगा। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है ना ये, ठीक है? यहाँ टीवीपी इंटरमीडिएट बनता है, उस पे उसकी स्टेबिलिटी पे, वो अच्छा डोनर अगर होगा तो स्टेबलाइज ज्यादा होगा, जल्दी नहीं निकलेगा। राइट? अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा तो स्टेबलाइज होगा, तो जल्दी नहीं निकलेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक से कोरिलेट नहीं करोगे इसको, बिकॉज यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीबीपी इंटरमीडिएट के बारे में बात कर रहे हैं, सिग्मा डोनर के बारे में बात कर रहे हैं, पाई एक्सेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अलग है इससे। अब बताओ, ये इतनी बात समझ में आई सब लोग को? और ये जो ऑर्डर है ना, इस तरह ऑर्डर होना, ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं मेटल लिगैंड बॉन्डिंग हो रही होगी। हालांकि वो ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो रही है। कहां हो रही है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट में। समझ गए ना? चलो, तो अब ये हो गया। अब लास्ट एक इफेक्ट है हमारा, वो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, वो देख लेते हैं बस। देखो, उसके बाद ये पोर्शन कंप्लीट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, आपको याद है मैंने ये लिखा था, रेट लॉ, आपको याद होगा, रेट लॉ फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप सारी क्लास को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा, टू टर्म रेट लॉ होता है। क्या लिखा था हमने, आपको याद होगा अगर? तो हमने लिखा था रेट इक्वल टू होता है के एस प्लस के वाई वाई, यहां लिखा था हमने पी टी एल थ्री एक्स, याद है आपको?
या सिंपल हमने लिखा था के ऑब्जर्व इक्वल टू के आई एस प्लस के वाई वाई। ये क्या है, सॉल्वेंट पाथवे के रिस्पेक्ट में होता है, सॉल्वेंट पाथवे, और ये होता है न्यूक्लियोफाइल पाथवे। अगर आप शुरुआत की क्लास देखोगे तो मैंने आपको काइनेटिक्स पढ़ाई है इसकी, ये बताया ना मैंने। हाँ, एनपीटी वैल्यू से निकाल सकते हो, बिल्कुल वहां से कैलकुलेट कर सकते हो आप लेकिन उसके लिए डेटा चाहिए ना आपको। देखो शांतनु, ये कोई भी चीज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेटा चाहिए। अब डेटा कहाँ से लाओगे आप इतना, इसलिए सिंपली क्या हम लोग थ्योरेटिकल ऑर्डर याद कर लेते हैं। भाई हम थ्योरेटिकली समझ सकते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको डेटा चाहिए ना, डेटा कहाँ से लाएंगे हम, डेटा के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो हमारे बस की बात है नहीं, है ना। तो जब भी कैलकुलेशन की बात होती है तो उसके लिए डेटा चाहिए आपको, तो डेटा तो कहां से लाएंगे हम लोग। चलो देखो अभी यहां पे समझो, ये सॉल्वेंट पाथवे के रिस्पेक्ट में है, ये है न्यूक्लियोफाइल के पाथवे। अब आगे और समझाता हूं इसी में, देखो तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, के ऑब्जर्व के एस प्लस के वाई वाई। अब ध्यान सुनो, सॉल्वेंट पाथवे का मतलब पता है क्या होता है, ये था पीटी, ध्यान सुनो PT3, मान लो यहां से हमको एक्स को हटाना है, तो ये था सॉल्वेंट पाथवे। यहां से पहले होगा PTL3 सॉल्वेंट, यहां क्या होगा हमारा एक्स, ये क्या था हमारा स्लो स्टेप। फिर उसके बाद जो हमारे पास बना था PTL3X, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। Y यहां फास्ट, यहां बनता था PTL3Y प्लस, यहां पर हमारा सॉल्वेंट बाहर निकला था। तो रेट अगर लिखते आप, ये मैं इसके लिए लिख रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में, तो रेट लिखते क्या लिखते आप, KS PTL3X, यहां पे क्या लिखते हैं आप फिर सॉल्वेंट, और ये होता है एक्सेस में, तो सिंपली क्या आ जाता है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आ जाता, KS PTL3X, ये होता, यही था ना, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक। हो गया। अब देखो ये पाथवे फॉलो कब होगा, ध्यान सुनो, ये पाथवे कब फॉलो होगा, ये सॉल्वेंट पाथवे ना, सॉल्वेंट पाथवे कब फॉलो होगा, जब ये सॉल्वेंट क्या हो, अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हो। क्या हो, ये पाथवे तभी हो सकता है जब एस क्या हो, एस शुड बी गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, शुड बी गुड कोऑर्डिनेटिंग, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, जिससे जैसे ही रिएक्शन हो ना पहले कोऑर्डिनेट कर जाए, गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, तभी ऐसा हो सकता है। और जब गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होगा, तो ध्यान सुनो, जब गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होगा तो आपका यही पाथवे फॉलो होगा। कौन सा पाथवे, सॉल्वेंट पाथवे। और जब रिएक्शन सॉल्वेंट पाथवे को फॉलो करेगी तो इसका मतलब ये पाथवे चलेगा, ये वाला पाथवे नहीं फॉलो होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। जब आपका सॉल्वेंट, मान लो रिएक्शन, मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन दो पाथवे से हो सकती है, सॉल्वेंट पाथवे से हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल के पाथवे से हो सकती है। जनरली क्या होता है, दोनों पाथवे फॉलो होता है, सॉल्वेंट वाला भी साथ में चल रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल भी चल रहा होता है, इसलिए हम लोग टू टर्म रेट लॉ लिखते हैं। अगर हमारा सॉल्वेंट बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है तो रिएक्शन सिर्फ सॉल्वेंट पाथवे को फॉलो करेगी, न्यूक्लियोफाइल पाथवे को बंद कर देगी। अगर न्यूक्लियोफाइल पाथवे होगा ही नहीं तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं होगा। अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम मीडियम में अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट लेते हैं तो हमारी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात। इफ वी हैव गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट देन सॉल्वेंट पाथवे ही फेवर होगा, न्यूक्लियोफाइल पाथवे वाला होगा नहीं, तो हमारी रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब क्या फॉलो करेगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट।
बताओ ये बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास अच्छा सॉल्वेंट हुआ तो, अच्छा सॉल्वेंट मतलब जैसे हमारे पास एथेनॉल हो गया, राइट, ठीक है, और हमारे पास डीएमएसओ हो जाए, ठीक है, अगर ये सॉल्वेंट हमारे पास मीडियम में है तो रिएक्शन सॉल्वेंट पाथवे को फॉलो करेगा। और अगर मान लो हमारे पास पुअर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हो जाए तो यहां सॉल्वेंट पाथवे होगा, क्या होगा, रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अगर एस हमारा गुड कोऑर्डिनेटिंग है। अगर नहीं है, अगर हमारा इफ एस इज नॉट गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, इफ एस मतलब सॉल्वेंट इज नॉट गुड कोऑर्डिनेटिंग, जैसे हेक्सेन, आपको पता है हेक्सेन कोऑर्डिनेट करेगा क्या? नहीं, लोन पेयर है ही नहीं इसके पास, CCl4 ये लोग अगर हैं देन सॉल्वेंट पाथवे होगा ही नहीं, देन न्यूक्लियोफाइल पाथवे विल बी फॉलोड, न्यूक्लियोफाइल pathway will be followed, then rate will be dependent of, rate will be dependent of concentration of Y। समझ गए? ये आपको रखना है। अब सिंपल है, अगर हमारा अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट पाथवे को फॉलो करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। अगर हमारा बेकार सॉल्वेंट है तो फिर सॉल्वेंट पाथवे जो होगा लेस फेवरेबल होगा। जैसे देखो, आप जरा इसको पहचान लो ना, आपको लगता है कि ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे क्या, CCl4 या हेक्सेन? इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है, इसके पास Cl के पास है भी, तो ये क्या है, लार्ज साइज है, ये बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की है, इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, साथ में बल्की भी है। ये बल्की होगा तो क्या मेटल इसको जोड़ेगा क्या अपने साथ? नहीं, स्टरी कंडीशन ना क्रिएट कर देगा। दो कंडीशन है कि अगर आपका सॉल्वेंट अच्छा कोऑर्डिनेटिंग नहीं है तो, अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कब कब नहीं हो सकता, दो कंडीशन, या तो उसके पास लोन पेयर ना हो जिससे मेटल से जुड़ जाए, और दूसरी कंडीशन ये कि वो बहुत, अगर लोन पेयर है तो बहुत बड़ा साइज हो। पुअर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट कब हो सकता है, या तो उसका साइज हो बड़ा, या तो उसके पास लोन पेयर ना हो, और अगर ऐसा होगा तो फिर सॉल्वेंट पाथवे लगभग फॉलो नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल पाथवे होगा, रेट जो है, रेट जो है क्या होगा, वो आपका स्लो, या रेट ऐसे बोल सकते हो आप कि रेट जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अगर लिगैंड बल्कियर है तो अच्छा वो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट नहीं होगा, अगर लिगैंड के पास लोन पेयर नहीं है तो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में आपका जो रेट लॉ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, या रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन पे। नहीं भैया, हिंदी मीडियम कैसे हो पाएगा यार, हिंदी मीडियम से मैं नहीं पढ़ा हूं, समझ गए? मैं आपको डेटा देता हूं, ठीक है, तो ध्यान सुनो, कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से, सॉल्वेंट का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ता है, राइट, अगर अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट पाथवे के थ्रू रिएक्शन होगी, उस समय आपका रेट ऑफ रिएक्शन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड थिंग, अगर सॉल्वेंट हमारा अच्छा कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कब कब नहीं होगा, बड़ा साइज हो जाए, जुड़े ही ना, या तो उसके पास लोन पेयर ना हो, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट पाथवे के थ्रू नहीं जाएगी, उस समय न्यूक्लियोफाइल पाथवे के थ्रू जाएगी, और रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। समझ गए ना? तो डेटा मैं देता हूं और आपको ऑर्डर पता चल जाएगा थोड़ा इससे, डेटा से, डेटा याद नहीं करना, ठीक है, बस समझने के लिए है। इधर मैं लिखता हूं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन विच रेट इज, अच्छा सॉल्वेंट, याद नहीं करना, समझने के लिए, ठीक है, आपके लिए, सॉल्वेंट इन विच रेट इज
independent of Cl माइनस कंसंट्रेशन, इधर मैं लिखता हूं DMSO वाटर, ये लोग अच्छे कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट हैं, CH3NO2 C2H5OH, और सॉल्वेंट पाथवे होगा तो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर? यहां पे लिखूंगा मैं K ऑब्जर्व, देख लो सेकंड इनवर्स लिखा मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। रेट यहाँ पे होता है 3.8 इंटू 10⁻⁷। याद नहीं करना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको बस। 10⁵, सॉरी 7 कर देना यहाँ पे, 10⁻⁷, 10⁵, 3.2 इंटू 10⁵, 1.4 इंटू 10⁵। और दूसरा वो सॉल्वेंट जिनमें रेट Cl माइनस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट in which rate depends upon Cl minus concentration, Cl minus concentration। यहां लिखता हूं CCl4 पुअर कोऑर्डिनेटिंग, बेंजीन और टर्सरी ब्यूटानॉल। यहां क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, 10⁴, 10⁻², 10⁻⁻1। इसको मैंने क्यों लिखा है पता है आपको? इसको मैंने इसलिए लिखा है, इसको मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको पता चले जब सॉल्वेंट पाथवे होगा तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, जब सॉल्वेंट पाथवे नहीं होगा तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, ठीक है। सॉल्वेंट पाथवे कब नहीं होगा, जब ये पुअर, ये लोग अच्छे कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, यहाँ ये अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं करता, ये बल्कि है इसलिए कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, ये बल्कि है। ये लोग क्या है, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, समझ गए? कैसी कैसी भाषा का यूज कर रहे हो यार आप लोग, मतलब पढ़ लिख रहे हो, क्या ही बोलूं मैं। ये ध्यान रखना, रटना नहीं है इसे, पढ़ना बस समझने के लिए मैंने लिखा है कि अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होगा तो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पुअर कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होगा तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर का मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंडेंट नहीं है। टेबल का मतलब समझ में आया? और किसके लिए है रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, वो मॉलिक्यूल भी लिख देता हूँ, कंपाउंड क्या है यहाँ पर है, जो रिएक्शन का डेटा है ये किसके लिए है, ये है ट्रांस PTPy2Cl2 को एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग किससे, 36Cl माइनस से, तो यहाँ पर वही बनेगा ट्रांस PTCl36, यहाँ पर Py प्लस यहाँ पे 2Cl माइनस। तो इस रिएक्शन के लिए डेटा लिखा मैंने, यहाँ पे देखो Cl माइनस को Cl रिप्लेस कर रहा है, यहाँ लिख लेना, ये जो डेटा लिखा है ना इस रिएक्शन के लिए है। अब बताओ ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें अभी जो पढ़े हो कोई डाउट है इसमें, ऐसा लग रहा है आपको कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ से आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो, अगर मान लो आपको दिया जाए कि एक सॉल्वेंट DMSO है, एक सॉल्वेंट वाटर है, एक सॉल्वेंट ये, एक सॉल्वेंट ये है, तो कहाँ रेट ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये भी कोरिलेट कर सकते हो आप कि किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, है ना। ये भी कोरिलेट कर सकते हो ना यहाँ से आप, जो अच्छा कोऑर्डिनेट करेगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, जो अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कम, है ना। और देख लो इनके केस में तो बहुत कम है रेट, उधर वाले में तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। चलो तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस खत्म, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, जिसमें आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर आता है। अरे यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ नहीं है, ये ज्यादा पोलर सिस्टम है ना इसके कंपैरिजन में।
कंपेयर, अरे ज्यादा डिफरेंस वैसे देखो, पहली चीज तो डिफरेंस ही बहुत कम है, 3.2 1.4। यहाँ पे CH3NO2 पे जो ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना, CH3NO2 को ओपन करोगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे माइनस होता है ना, तो माइनस वाला थोड़ा बेटर कोऑर्डिनेट करेगा। हालांकि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश भी करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो थोड़ा सा बेटर होगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इन दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं, इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको लगभग सिमिलर ही तो हर जगह पे, ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि सब में डोनर तो ऑक्सीजन ही है, जो कोऑर्डिनेट करेगा सब में डोनर तो ऑक्सीजन ही है ना। ठीक, चलो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर मोलर कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब कल पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, अब साथ में और एक काम करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ते रहेंगे, साथ में जो अभी तक हमने पढ़ा है शुरुआत में काइनेटिक स्टेबिलिटी से लेके थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, हम लोग सब में क्या पढ़ेंगे, पूरे सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में क्वेश्चन करेंगे, नए क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच कैसे करोगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल पता चल जाएगा भैया। ठीक है, राइट, हाँ हाँ बिल्कुल शांतनु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखो, कल आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है बाकी मिल जाएगी, बाकी पढ़ो, जो भी डाउट होगा कल की क्लास में पूछना आप। ठीक, चलिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, सब लोग अच्छे से ध्यान रखो अपना।